अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ 0.46 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन फाइंड मोलैरिटी। देखें, मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स मैंने जो सोल्यूशन की जो वीडियो है उसमें मैंने जो न्यूमेरिकल्स कराए वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाई हैं। अब इस क्वेश्चन में 0.46 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड गिवन है। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH और इस फॉर्मिक एसिड को हम मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ए लेवल्स वाले बच्चों, फॉर्मिक एसिड को हम मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में 0.46 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड गिवन है ना। अब आपको मास गिवन है और आपको फार्मूला पता है फॉर्मिक एसिड का। आपने उससे मोलेकुलर मास निकाला फॉर्मिक एसिड से और इस मास को मोलेकुलर मास से डिवाइड करके आपने निकाले मोल्स। जब आपके पास मोल्स आ गए तो आपने वॉल्यूम से डिवाइड करके उससे क्या निकालनी है, मोलैरिटी। तो इस तरह आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इसको सॉल्व कराने की ज़रूरत है, आप खुद इस सवाल को सॉल्व करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको 0.46 ग्राम गिवन है। फॉर्मिक एसिड का मास मैंने फार्मूला बता दिया, मोलेकुलर मास निकाल के आप जो है ना डिवाइड करके मोल्स निकाल के वॉल्यूम से डिवाइड करके मोलैरिटी निकालें। अच्छा, आपको इस तरह के फार्मूलाज याद होने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में अब आप अगर गौर से देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिमिलर नेचर का सवाल पूछा है कि उसने 0.6 ग्राम आपको गिवन किया है, ठीक है, और 0.06 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ए लेवल वाले बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए। और उसने वॉल्यूम बताया हुआ है 500 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम 500 ml है और आप इस 500 ml को पहले 1000 से डिवाइड करके किस में लेकर आएंगे, लीटर में, और फिर 0.06 ग्राम को इथेनोइक एसिड के मोलिकुलर मास से डिवाइड करके इसके मोल्स निकालेंगे। देन मोल्स को फिर आप डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, तो मोलैरिटी आ जाएगी। अगेन ये आप खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 मोलर HNO3 कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 मोलर HNO3 कंसंट्रेशन इक्वल टू। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन क्या होता है। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। अब HNO3 एसिड है तो उसकी बेसिसिटी होगी, तो और ये एक मोनोबेसिक एसिड है तो इसकी बेसिसिटी 1 है। तो नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय बेसिसिटी। अब आपने इसकी बेसिसिटी 1 है और नॉर्मेलिटी भी मोलैरिटी भी 1 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 नॉर्मल HNO3 आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट वॉल्यूम of concentrated HNO3 15 m should be used to prepare 200 ml of a 0.600 capital M NH3 solution। अब देखो एक चीज इसमें है ना, आपको इस क्वेश्चन में एक वॉल्यूम पूछा है और मोलैरिटी गिवन है। लेट सपोज इसको आप कंसिडर कर लो इनिशियल आपसे वॉल्यूम पूछा है और आपको इनिशियल की क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, और आपको दूसरे का वॉल्यूम गिवन है और मोलैरिटी गिवन है। तो आप फार्मूला लगाओगे M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। सही है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। अब आपने M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 से जब ये सवाल सॉल्व करोगे तो आप देखो M1 की जगह पे 15 पुट करो, V1 अननोन हो जाएगा क्योंकि ML निकालना है। यूज टू प्रिपेयर अ सोल्यूशन, V2 में आप 200 ml पुट कर दो और M2 में आप 0.0600 पुट कर दो, आपके पास आंसर हो जाएगा 8 ml। ठीक है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान सवाल है। इफ 0.0365 ग्राम ऑफ HCl डिसॉल्व इन 1000 cm ऑफ सोल्यूशन देन फाइंड pH ऑफ सोल्यूशन। देखो, pH निकालने के लिए HCl में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए पहले आपको निकालनी पड़ेगी मोलैरिटी, और मोलैरिटी के लिए आपको निकालने पड़ेंगे मोल्स। तो देखो, पहले आपको गिवन किया हुआ है मास 0.036, सही है, मास गिवन किया हुआ है। आपने उसको HCl के मोलिकुलर मास से क्या करना है, डिवाइड करना है। HCl के मोलिकुलर मास से डिवाइड करना है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगी भाई, मोल्स आ जाएंगे। तो 0.0365 को आपने अगर 36.5 से डिवाइड किया, HCl के मोलिकुलर मास 36.5 है, क्योंकि
HCl में हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35.5 है, तो 36.5 हो जाएगा। तो फिर आपके पास जो है ना ये करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 3। 0.0365 को आप लिख सकते हो 36.5 एक्सपोनेंट माइनस 2, ठीक है। और फिर आप 36.5 से डिवाइड करा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 आंसर। अब वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है, 1000 cm3। 1000 cm3 का मतलब 1 लीटर, तो कंसनट्रेशन आ जाएगी 1 एक्सपोनेंट माइनस 3, सही, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है। अब पीएच कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया पीएच निकालने का तरीका, लॉग अप्लाई कर दो। चलो मैं ये सवाल दिखा देता हूँ सॉल्व करके, ये इसकी वर्किंग सामने मौजूद है। आपके पास आपने मोल्स निकाले, 0.0365 को 36.5 से डिवाइड किया, तो 0.0365 को अगर मैं पॉइंट को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करवा दूँ 3 नंबर के बाद, तो मैं 36.5 एक्सपोनेंट माइनस 3 भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर मैंने 36.5 से डिवाइड करा तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 आपके पास क्या बन गए, मोल। मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करना है, वॉल्यूम 1000 cm3 था, मतलब 1 dm3 था, तो वही आ गए आपके पास मोलैरिटी। अब पीएच के लिए चाहिए कि मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपके पास आ चुकी है, पीएच का फार्मूला होता है log x1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आप किसी ऐसे नंबर का log निकाल रहे हो जिसमें एक 1 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट समथिंग हो, तो जो एक्सपोनेंट होता है वही log होता है प्लस साइन के साथ। तो इसका एक्सपोनेंट कितना है, -3 है ना, तो उसका log पीएच हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसकी पीएच हो जाएगी 3, आंसर हो जाएगा आपके पास 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में अब देखो 0.004 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड पीएच ऑफ सोल्यूशन। अगेन यही सवाल है, बट इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि पहले वाले क्वेश्चन में एसिड गिवन था, इस वाले क्वेश्चन में बेस गिवन है। बेस की आप डायरेक्ट पीएच नहीं निकालेंगे, पहले आप निकालेंगे पीओएच एंड देन फिर पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 से उसकी क्या निकालेंगे, पीएच निकालेंगे, ठीक है। तो सेम भाई इसी तरह होगा, बस आपने जैसे कि ये सवाल मैंने किया है ना, बिल्कुल इसी तरह आपने ये काम करना है। बस पहले पीओएच निकलेगी, पीओएच की वैल्यू को फिर 14 में से माइनस करके पीएच आ जाएगी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि विच सोल्यूशन कंसंट्रेशन शोज मैक्सिमम सॉल्यूट। अब देखें मोलैरिटी की जो बात है ना, मोलैरिटी के अंदर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, अब देखो लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ जाता है, ठीक है, और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, मतलब जो है ना आपके पास डिनोमिनेटर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह आपके पास जो स्मॉल एम है ना, वो मोलैरिटी है। स्मॉल एम क्या है आपके पास, मोलैलिटी में क्या होता है कि मोलैलिटी में डिनोमिनेटर में सिर्फ सॉल्वेंट आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं मोलैरिटी में और मोलैलिटी में फ़र्क पैदा करूं, तो मेरे पास मोलैरिटी में सॉल्यूट ज़्यादा आ रहा होता है, मोलैलिटी में सॉल्वेंट ज़्यादा आ रहा होता है। तो सॉल्यूट ज़्यादा होने का मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 मोलर COH2। अच्छा, विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सोल्यूशन इन दिस इक्वेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो अपने आप को क्या करता है, रिड्यूस करता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। अब देखें इसमें ना आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन में HNO3 + H2S लिखा हुआ है। उस दिन मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान ये होती है कि उसके सेंट्रल एटम पे प्लस चार्ज होता है। अब देखो HNO3 में सेंट्रल एटम कौन होता है, नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम का पता कैसे लगता है, सेंट्रल एटम कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, और सेंट्रल एटम हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और H2S में सेंट्रल एटम सल्फर है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पे इस वक्त प्लस चार्ज है, कैसे, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन पे -6 और +1 हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन पे इस वक्त चार्ज आएगा +5। ये मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना वीडियो में सिखाया है। तो जिस कंपाउंड में सेंट्रल एटम पे प्लस चार्ज हो वो जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिस कंपाउंड में सेंट्रल एटम पे माइनस चार्ज हो और वो जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आपके पास इस वक्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 और रिड्यूसिंग एजेंट H2S है, ठीक है। तो आंसर ए है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने उसने बोला है कि ये इक्वेशन गिवन है और आप वो पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होने चाहिए।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरह निकालते हैं। पहले मैंने रिएक्टेंट साइड के इलेक्ट्रॉन चार्ज कैलकुलेट किया, चार्ज को सम किया है। इसका -1 चार्ज है, इस एक का +1 है, 4 का +4 होगा, ठीक है। +4 और -1, इस जगह का पूरा चार्ज है +3, इस जगह का 0 चार्ज और 0 चार्ज है। ये न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड के 0 0 चार्ज है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। अब देखें इसका चार्ज +3 है पूरे का, इसका चार्ज 0 0 है। कहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गए तो वो -3 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 +3 एक दूसरे को कैंसिल करके ओवरऑल चार्ज को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ये भी 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। जिस जगह प्लस चार्ज ज़्यादा हो वहीं पे इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। तो +3 इलेक्ट्रॉन हमें गेन करना है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह Cr2O7 -2 + 14H+ एंड 2Cr + 3 7H2O। how many electrons required to balance the equation? अब अगेन इसमें भी यही बात कर ली इसने, तो इसमें भी आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे और इसका भी आंसर आप देख लें, खुद ही आप अंदाज़ा लगाएं, बैलेंस करें। मेरे ख्याल से आंसर इसका ये है, 6 इलेक्ट्रॉन हमें जो है ना गेन करवाने पड़ेंगे। अब ये देखना है कि किस साइड पे होंगे, और जैसे कि मैंने पहली वाली इक्वेशन दिखाई, बिल्कुल इस तरह आप इसको भी करें। बैटरी कंसिस्ट ऑफ विच टाइप्स ऑफ सेल्स? तो बैटरी होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी केमिकल एनर्जी के जरिए हासिल की जा रही होती है। गिवन द रिएक्शन ZnO + X + heat Zn + XO, which element represented by X and is used to industrially reduce zinc oxide to zinc? जिंक ऑक्साइड को जिंक बनाने में आप कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे X की जगह पे? भाई देखो जिंक, अब आप मुझे ना देखो, रिएक्टिविटी सीरीज होती है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में, भाई देखें मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, तो अब जिंक है ना, जिंक ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है ना। अब अगर मैं कॉपर यूज़ करता हूँ तो कॉपर इतना रिएक्टिव मेटल नहीं है कि वो जिंक को रिप्लेस कर सके। ये SN10 है, 10, इसका N छोटा होना चाहिए। तो SN जो है ना टिन का सिंबल है। अब टिन के अंदर भी इतना जो है ना वो नहीं है कि वो किसको रिमूव कर सके, जिंक को। PB लेड में भी इतना जो है ना वो नहीं है। कार्बन जो है ना, कोक एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या करेगा, इंडस्ट्रियल, मैंने मतलब कोक जो होता है ना, प्योर कार्बन, वो इंडस्ट्रियल वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। वो क्या करेगा, वो ये जो है ना ऑक्सीजन को इससे निकाल देगा और जिंक मेटल को अलग कर देगा, ठीक है। तो कार्बन एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। Given the lead acid battery reaction Pb plus PbO2 plus H2SO4 discharge and charge, which species is oxidized during the battery discharge? अब आप देखें ना कि उसने बोला कि कौन सी स्पीशीज डिस्चार्ज होगी, और डिस्चार्ज के दौरान क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी ना। तो भाई लेड है ना, लेड वहाँ पे जाके क्या बना रहा है, PbSO4 बना रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी यहाँ पे लेड में रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, ऑक्सीजन आ रहा है। इसका मतलब लेड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आंसर ये हो जाएगा। विच सब्सटेंस फंक्शन एज अ इलेक्ट्रोलाइट इन ऑटोमोबाइल बैटरी? ऑटोमोबाइल बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर कौन यूज़ होता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूज़ होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। अच्छा, गिवन द रिएक्शन फॉर द निकल कैडमियम बैटरी 2NiOH + Cd + 2H2O 2NiOH + CdOH2, विच स्पीशीज इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द बैटरी? अब जो है वो CdOH2 आपको नज़र आ रहा है और बाकी NiOH2 भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखें रिएक्टेंट साइड पे CD पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे CD पे क्या नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। इसका मतलब CD क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन द रेडॉक्स रिएक्शन 2I- + Br2 2Br- + I2 विच अकर्स ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि आयोडीन माइनस था, फिर आयोडीन न्यूट्रल हो गया। माइनस का मतलब क्या है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। I2 का मतलब न्यूट्रल हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। Br पे 0 चार्ज था रिएक्टेंट साइड पे, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे Br पे -1 चार्ज है, मतलब ये रिड्यूस हुआ। इसने इलेक्ट्रॉन के क्या किया, गेन किया। तो आपके पास आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, और ब्रोमीन जो है ना रिड्यूस हुआ है, और ऑक्सीडाइज हुआ है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बड़ा है, क्योंकि माइनस में था अब 0 हो गया, यानी इसका मतलब अब ये प्लस की तरफ जाएगा ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है और ये ऑक्सीडाइज हुआ है।
in terms of percentage of dissociation of a strong acid. तो strong percentage of dissociation the strong acid are, strong acid percentage dissociation की टर्म में इन सब में कौन है? आप बुक के अंदर है ना परसेंटेज डिसोसिएशन की वैल्यू गिवन है ना, तो HCl और HNO3 ज़्यादा मोनोबेसिक एसिड है, फ़ौरन अपना एक H प्लस जो है रिलीज कर देते हैं, तो परसेंटेज डिसोसिएशन की टर्म में ये स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर किए जाते हैं। H2SO4 डाइबेसिक एसिड है, वो अपने 2 H प्लस रिलीज करता है, एक स्टेज में एक H प्लस रिलीज करता है, दूसरी स्टेज में दूसरा H प्लस रिलीज करता है। विच क्वान्टिटीज आर कंजर्व्ड इन ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो कौन सी चीज़ कंजर्व रहती है? अब देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम चार्ज तो बैलेंस करते हैं, मतलब चार्ज तो कंजर्व रहता है, मास भी कंजर्व रहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या रहता है? कंजर्व रहता है ड्यूरिंग एंड बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो यानी जो है वो आपके पास ये वाला मामला चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन द रिएक्शन 2LiS plus Cl2 2LiCl as the reaction takes place the Cl2 will, अब LiCl में Cl पे -1 चार्ज है और रिएक्टेंट में Cl पे 0 चार्ज है, सही है, तो Cl पे 0 चार्ज है और Cl पे -1 चार्ज है, तो इसका मतलब रिएक्शन के दौरान वो रिड्यूस हुआ है और उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। Given the balanced chemical equation 2AlS plus 6H plus arrow 2Al3 plus when 2 moles of Al completely reacts, what is the total number of moles of electron transferred from aluminum to hydrogen? अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर का बोल रहा है, एक अल्यूमिनियम +3 चार्ज रखता है ना, तो 2 अल्यूमिनियम +6 चार्ज रखेंगे, तो रिएक्शन के दौरान जो है ना +6 चार्ज ट्रांसफर हुआ है। गिवन द रिएक्शन Mg+3 plus Mg+2 plus 3R, when the equation is correctly balanced using smallest whole numbers, the sum of the coefficient will be। अब देखो बच्चों, ये इक्वेशन बैलेंसिंग आपको सिखाई थी, देखो इस तरह बैलेंस होगी, ये आपके पास पहली इक्वेशन है, ठीक है, मैंने Mg वाली इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया Mg+2 में और Cr वाली इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे +2 चार्ज है ना, वहाँ पे 0 चार्ज है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड किए ताकि ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो जाए। यहाँ पे +3 चार्ज था, यहाँ पे 0 चार्ज है, तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड किए ताकि ओवरऑल चार्ज क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। अच्छा, अब इसका चार्ज कितना हो गया? 2, इसका चार्ज कितना हो गया? 3। दोनों के चार्ज को सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया, उसको 2 से करवाया, मल्टीप्लाई करवा दिए, चार्ज सेम हो गए, दोनों को ऐड किया, कैंसिल हो गए, इस जगह पे 3Mg+2Cr बचा, उस जगह पे 3Mg+2 और 2Cr बचा, इस जगह का कोफिशिएंट का सम 5, इस जगह का कोफिशिएंट का सम 5, दोनों का टर्म टोटल सम हो गया 10। तो किसी भी क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले आप उसको स्प्लिट करें, फिर एलिमेंट को बैलेंस करें अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करें, फिर चार्ज बैलेंस करें। इस इक्वेशन में स्प्लिट करने के बाद हमारे पास अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बैलेंस थे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो थे ही नहीं, तो फिर हमने जस्ट चार्ज बैलेंस करके चार्ज को सेम करके आंसर निकाल लिया। अच्छा, अब आपके पास है in an electrolytic cell the electrode at which the electrons enter the solution is called dash and the chemical change that occurs at its electrode is called। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में एंटर होते हैं तो वो बेसिकली कैथोड होता है और वहाँ पे रिडक्शन होती है। अच्छा, 23 which of the following statement is false? Oxidation and reduction, half reaction occurs at electrode in electrochemical cells, all electrochemical reactions involve the transfer of electron, oxidation occurs at anode, all voltaic cell involve the use of electricity to initiate non-spontaneous chemical reaction। क्वेश्चन नंबर 23 में जो लास्ट वाली बात है ना वो गलत है। अकर्स एट इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये बात सही है, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड वाली बात सही है, लेकिन ऑल वोल्टेक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते भाई, स्पॉन्टेनियस अलग से कोई बैटरी लगाते नहीं है। आपने वोल्टेक सेल बनाया ना, जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है,
अच्छा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of KCl using the inert electrode gaseous hydrogen is evolved at one electrode and the gaseous chlorine at other electrode. सही है. The solution around the electrode at which hydrogen gas is evolved becomes basic as the electrolysis proceed. Which of the following response described are applicable to the cathode and the reaction that occurs at the cathode. अब देखें, इसने पूरी एक लंबी डिटेल बताई है और अब उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज डिस्क्राइब और आर एप्लीकेबल टू द कैथोड एंड द रिएक्शन दैट अकर्स टू द एनोड. देखें, इसमें जितने इन्होंने बोला कि कैथोड पे जो काम हो रहा है ना, कैथोड के रिस्पॉन्स को बताओ. देखो, सबसे पहला जो रिस्पॉन्स जो वो इन्होंने दिया हुआ 1 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो वो तो कैथोड तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो मतलब जिस ऑप्शन में 1 आ रहा है तो वो तो आप हटा ही दो, यानी ऑप्शन बी तो आप हटा दें क्योंकि 1 आ रहा है. अच्छा, अब आप रिस्पॉन्स में अगर आप चेक करें तो आपके पास 10 वाला एक रिस्पॉन्स है जिस पे क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन. कैथोड पर रिडक्शन होती है. अब आप ज़रा चेक करो कि 1 वाला ऑप्शन आपने हटा दिया, उसके अलावा तमाम के तमाम ऑप्शन में 10 इंक्लूड नहीं है, यानी ए और सी में, सिर्फ डी में इंक्लूड है. तो 10 मतलब है रिडक्शन, यानी कैथोड पे तो पक्का रिडक्शन होती है. इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन है डी, क्योंकि उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी है, उसमें रिडक्शन वाली बात भी है, उसमें 6 वाली बात भी सही है और 8 वाली बात भी सही है. तो इस तरह हमने जो है ना सॉर्ट आउट किया है. सही है. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 25. मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन द ग्रुप आने पर जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ती है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन. अब आप जब डाउन द ग्रुप आएंगे ना तो जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो आपको ना Ag जो है वो डाउन द ग्रुप आने पर सबसे नीचे मिलेगा. तो Ag की जो है ना इस वक्त ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, प्लस Ag पे प्लस चार्ज भी है, तो इस वजह से Ag इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. A solution is defined as a mixture of two or more substance which are homogeneously mixed. ठीक है, homogeneous mixture होता है. Which of the following statement is correct about electrolytes? सही है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है? It is a substance which is not decomposed in molten or solution state by electric current. It allows electricity to pass through molten or aqueous and it is chemically decomposed. It is a substance which does not allow. ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ऑप्शन ए और में तो डज नॉट अलाउ की बात हो रही. विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? एसिटिक एसिड, हाइड्रोसायनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड. अब देखिए, जो 4 ऑप्शन दिए हुए ना ये इंटरमीडिएट की बुक में है, ये चारों एसिड बताए हुए हैं. फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH, एसिटिक एसिड का CH3OOS, हाइड्रोसायनिक एसिड का फार्मूला होता है HCN. इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्लोरो एसिटिक एसिड है. सही है, क्लोरो एसिटिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्लोरीन के लगने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाएगी. सही है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये 4 एसिड बुक में गिवन है, इंटरमीडिएट की बुक में, और इसका एक पूरा टेबल है, उनका पूरा ट्रेंड बताया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. इन डिसोसिएशन ऑफ इंडिकेटर गिव्स. इंडिकेटर जो है ना, अगर आप इंडिकेटर को, अच्छा, बाय द एडिशन ऑफ अल्कली विच कलर वुड बी ऑब्टेन. अब देखें, HIN इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ है H प्लस और IN के दरमियान. IN का कलर है येलो, HIN का कलर है ये रेड. अगर आप बेस को मिलाते हो, बेस H प्लस से रिएक्ट कर जाएगी. मिसाल के तौर पे आप इस सोल्यूशन में जिसमें HIN और HIN इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं, सही है, रेड कलर भी है और येलो कलर भी है, रेड और येलो का मिक्सचर होता है ऑरेंज. सही है, अभी तो इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ है. अगर मैंने बेस डाल दी ना तो बेस बेटा क्या देगी, OH माइनस साइन जाके किससे मिलेंगे, H प्लस ऑफ द एसिड से. H प्लस ऑफ द एसिड खत्म हो जाएगा, तो प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन H प्लस ऑफ द एसिड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सही है. अच्छा, अब HIN डिकम्पोज होंगे, HIN डिकम्पोज होने के बाद मजीद क्या देंगे, IN माइनस. सोल्यूशन में IN माइनस की क्वांटिटी बढ़ेगी तो येलो कलर प्रिवेल होना शुरू हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, येलो. थ्योरेटिकली द पॉसिबल नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ सोल्यूशन आर. थ्योरेटिकली जो है ना, 9 टाइप्स होती है सोल्यूशन की. मैंने अपनी सोल्यूशन की वीडियो में बताया हुआ है.
द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, कंसंट्रेशन को बोलते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन मोलैरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट मोलैरिटी, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज में बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। अभी आप खुद बताओ 1 मोलर सोल्यूशन ग्लूकोज का बनाना है तो कितने ग्राम ग्लूकोज डालेंगे। अ सेमी मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, सेमी मोलर का मतलब मोलैरिटी हाफ गिवन है। अच्छा, इन दोनों के अंदर वॉल्यूम ऑफ 1 डीएम क्यूब कंसिडर करेंगे और आप निकालें, सेमी मोलर का मतलब मोलैरिटी हाफ गिवन है, ठीक है। अच्छा, अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलल सोल्यूशन है, सही है, मोलल सोल्यूशन। और a solution made by 9.8 ग्राम of H2SO4 per 1000 cm cube of solution, its molarity, अगेन मास दिया हुआ है, मोलिकुलर मास से डिवाइड करके मोल्स, वॉल्यूम से डिवाइड करके मोलारिटी निकाला है। 38 मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, मोलालिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट होती है। नंबर ऑफ मोल्स में बी कैलकुलेटेड बाय, बहुत बच्चों वाला सवाल है, आप खुद करो। What would be the molarity of a solution if exactly 5.85 gram of NaCl is dissolved in sufficient water to make 1 dm cube of solution? वॉल्यूम गिवन है, मास भी गिवन है, 58.5 होता है NaCl का मोलिकुलर मास, मोलैरिटी निकालनी है, सिंपल। द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब, ये नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन आपको मैंने वीडियो में बताई थी और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन भी बताया था। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रॉन्स आर जो है वो लॉस्ट बाय कैटाइंस और गेन्ड बाय एनाइंस, गेन्ड बाय कैटाइंस और लॉस्ट बाय एनाइंस। कैटाइंस मतलब पॉजिटिव चार्ज उसको गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज उसको लूज करते हैं। द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अटैच टू द आयंस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रेशन होती है। द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड ब्रॉट अबाउट बाय एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। द प्रोसेस इन विच वाटर रिएक्ट्स केमिकली विद सॉल्ट टू फॉर्म ईदर एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, ये मैंने आपको बताया था, मैंने आपको हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस के बारे में पूरा बताया था। सॉल्वेशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का सराउंड करना, सॉल्यूट के आयंस को। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, हाइड्रेशन में जब सराउंडिंग होती है रिएक्शन नहीं होता। द प्रोडक्ट ऑफ एनी कंसंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KCl के बारे में आपको बताया हुआ है ना, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लिया जाए। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एनाइंस मूव टुवर्ड, एनाइंस नेगेटिव आयंस होते हैं ना तो एनोड की तरफ मूव करेंगे, बिकॉज एनोड इज द टर्मिनल जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर। विच टेक्निक इज यूज टू प्रेडिक्ट वेदर द प्रेसिपिटेशन विल अकर और नॉट अंडर गिवन कंडीशन, प्रेसिपिटेशन हुई या नहीं हुई। आपको मैंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वो बताई थी, एप्लीकेशन बताई थी कि किस तरह हम प्रेसिपिटेशन के इसके जरिए बताते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। pH ऑफ द येलो कलर इज, ये इंटरमीडिएट की बुक में कुछ कलर्स की pH बताई हुई, वहां से आप देखें 6 से pH वैसे। द pH ऑफ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी आप बुक में देखें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10.5। इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक सोल्यूशन इज 0.004 व्हाट इज pH। देखो अब pH निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है मसला, इसमें इसने मैंने कहा कि लॉग का आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सपोनेंट होता है उस वक्त जब 1 एक्सपोनेंट समथिंग दिया हुआ। अब यहाँ पे 1 एक्सपोनेंट समथिंग नहीं दिया हुआ, यहाँ पे 4 एक्सपोनेंट -3 दिया हुआ है। तो मैंने कहा था कि फिर ऐसे केस में आप एक्सपोनेंट को देखें, 4 एक्सपोनेंट -3 है ना, तो 3 और 2 के दरमियान, 3 से एक नंबर कम करें 2, 3 और 2 के दरमियान pH वैल्यू होगी, 3 और 2 के दरमियान pH वैल्यू, सही है, इसका आंसर ये हो जाएगा 3 और 2 के दरमियान pH वैल्यू। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर ये आपको बात बताई हुई है। Solution which tends to maintain their pH when a small quantity of an acid or base is added. Buffer solution, इसके बारे में पूरी बहस हुई है। For strong acid and weak base titration, weak base की titration जहाँ कहीं भी होगी ना तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज होगा। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। बाकी फिनोल्फथलीन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड, इन दोनों की टाइट्रेशन में यूज हो जाएगा। KClO3 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया हुआ है, बल्कि एग्जाम्पल करवाई भी है। क्रोमियम का K2Cr2 में ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na2S2O3 सिखाया हुआ है। pH ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर की pH एग्जैक्ट 7 होगी।
द रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का रिवर्स न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज एसिडिक बिकॉज H प्लस आइन becomes an excess due to the hydrolysis of compound in water, क्योंकि जब आप CuSO4 को वाटर में मिलाते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और H2SO4 बनाते हैं। तो H2SO4 का मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब H प्लस आइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर कैरेक्टर, किसका जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक कैरेक्टर का होगा। Na2CO3 को अगर आप पानी में मिलाओगे बच्चों तो आपके पास NaOH बनेगा और H2CO3 बनेगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब बेसिक। NH4Cl को वाटर में मिलाओगे तो NH4Cl को मिलाने से HCl बनेगा। HCl बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है, FeCl3 न्यूट्रल है। द POH ऑफ अ सोल्यूशन इज 8, इट्स pH विल बी 14 से माइनस कर लो, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। Arrhenius नेम इज रिलेटेड टू द आयनाइजेशन, आयनाइजेशन से रिलेटेड थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन बताई हुई इन्होंने। फिनोल्फ्थलीन इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर इन टाइट्रेशन बिटवीन। अब देखो वीक बेस तलाश करो, वीक बेस तुम्हें मिल जाए वहां पे फिनोल्फ्थलीन का काम नहीं होगा। देखो HCl और Na2CO3, अब देखो ना HCl और Na2CO3 में क्या है, ये आपके पास वीक बेस आ गया ना, K2CO3 Na2CO3 NH4OH, ये सब वीक बेस हैं। अगर इनकी टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें फिनोल्फ्थलीन यूज नहीं होगा, मिथाइल ऑरेंज यूज होगा, बाकी जो है वो सब में आ जाएगा, सब में आ जाएगा, ठीक है। तो व्हेन फिनोल्फ्थलीन इज इंडिकेटर इज एडेड टू एन एसिड सोल्यूशन, द सोल्यूशन अटेन्स। फिनोल्फ्थलीन का एसिड में जो है ना वो कलरलेस होता है, सही है, एसिड में कलरलेस होता है, बेस में वो पिंक कलर का आना शुरू हो जाता है। Na2CO3, ये बुक में इंडिकेटर के एक चार्ट दिया हुआ है, उसको देख लेना आप लोग। Na2CO3 plus 2H2O 2NaOH plus H2CO3, the reaction is called। Na2CO3 को पानी के साथ मिला रहे हैं, क्या हो रही है, Na2CO3 वाटर के साथ मिल रहे हैं, NaOH बन रहा है और H2, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस हो रही है और वीक एसिड, हाइड्रोलिसिस हो रही है, सिंपल हाइड्रोलिसिस हो रही है, सही है। 5 CuSO4 plus 5H2O, CuSO4 dot 5H2O, the reaction is called। अच्छा, अब इसमें हाइड्रोलिसिस हो रही है और इसी नीचे वाले में आप देखें कि CuSO4 5H2O के साथ मिलकर CuSO4 dot 5H2O हो रहा है। ये असल में रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहा है। रिक्रिस्टलाइजेशन में वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल जब अटैच हो गए तो इसका मतलब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल किसी सॉल्ट के साथ अटैच होते हैं ना, इसको कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो जब रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं ना तो और वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं तो उसको कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन। द रिएक्शन ऑफ कैटायन और एनायन विद वाटर सो एज टू चेंज इट्स पीएच, हाइड्रोलिसिस होता है, pH चेंज हो जाती है। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ एन अल्कली रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस वाटर इज नोन एज। हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड और हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ एन बेस, ये न्यूट्रलाइजेशन होती है, एसिड बेस से मिलता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन होता है, किसी एक के मोल्स को टोटल के मोल्स से डिवाइड कर दीजिए तो मोल फ्रैक्शन निकलता है। 40 ग्राम्स ऑफ NaOH डिसॉल्व इनटू 50 kcm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी आएगी, मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी के रिलेशन से नॉर्मेलिटी निकाल लेना, सही है। द रॉड और प्लेट थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट एंटर टू लीव द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑल आयंस मूव्ड towards oppositely charged plate, the electrode through which electrons enter the electrolytic solution, cathode, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। सल्फर हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर N, ऑक्सीडेशन नंबर सबसे हाईएस्ट H2SO4 में होगा। मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसमें। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 1 मिनट इज इक्वल टू, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, 1 सेकंड में अगर होता तो 1 कूलम होता, 60 सेकंड में 60 कूलम, यानी 1 मिनट में 60 कूलम आंसर होगा। इन डैश वाटर मॉलिक्यूल सराउंड वाटर सोल्यूट पार्टिकल, हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल जो है ना सोल्यूट पार्टिकल को सराउंड कर लेते हैं। द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड, सही है, ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ HCl कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग। अब आप नॉर्मल मोलैरिटी निकाल लें और आप देख लें कि इसमें आंसर आ जाएगा।